बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से, एंड आवर टॉपिक नंबर 2 इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स जो चैप्टर नंबर 1 के अबाउट थे उनमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया बिकॉज वो जस्ट इंट्रोडक्शन के टॉपिक्स थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि अब मैं आपको ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा ताकि बायोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आ सकें एंड बायोलॉजी के सब्जेक्ट पे आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाए। चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिक एलिमेंट है। कार्बन के बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनना पॉसिबल ही नहीं है। कार्बन अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से इम्पॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि कार्बन कैसे इम्पॉर्टेंट है या ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हम उन प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे जिनकी वजह से कार्बन इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की वैलेंसी 4 है। इट मीन्स के कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए हम कार्बन को टेट्रावेलेंट एटम भी कहते हैं। कार्बन एटम अदर एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताऊं तो कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हर एटम की कोशिश होती है कि वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करके एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ले। एटम्स डिफरेंट वेज में अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करते हैं, जिनमें से एक मेथड कोवलेंट बॉन्डिंग का है। बॉन्डिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो कोवलेंट बॉन्डिंग उन टाइप्स में से एक टाइप है। जब दो एटम्स आपस में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर से मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन वन एटम कंट्रीब्यूट करेगा एंड एक इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम कंट्रीब्यूट करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा। जब दो एटम्स एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसी तरह जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, एंड थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवलेंट बॉन्ड में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होती है। इट मीन्स कि जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल, जब दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं H2। दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग कंबाइन करते हैं। इस डायग्राम में कार्बन एटम की कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स एंड 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आने से इसका फर्स्ट शेल कंप्लीट हो जाता है। देन सेकंड शेल, इसके सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह से टोटली कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके सेकंड शेल को ही इसका आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है कि ये 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। तो ये कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है कि कार्बन एटम 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी रखता है। चलें देखते हैं कि कार्बन एटम कैसे कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो फर्स्ट हाइड्रोजन एटम को देखें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम की तरफ से कंट्रीब्यूट हुआ है एंड एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम की तरफ से। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एटम्स कार्बन एंड हाइड्रोजन आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज़रिए इनमें कोवलेंट बॉन्ड बना है। सेम इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ सेकंड कोवलेंट बॉन्ड, तीसरे हाइड्रोजन एटम के साथ थर्ड कोवलेंट बॉन्ड, एंड चौथे हाइड्रोजन एटम के साथ फोर्थ कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन करके CH4 बना रहा है। तो इस तरह से कार्बन एटम 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी रखता है। मूविंग ऑन, स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिक एलिमेंट है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि कार्बन के बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए कार्बन को स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। देन टेट्राहेड्रॉन। कार्बन एटम 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, और ये 4 कोवलेंट बॉन्ड्स खुद को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि एक टेट्राहेड्रॉन की शेप बन जाती है। तो ये भी कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि इसके बॉन्ड खुद को अरेंज करके टेट्राहेड्रॉन की शेप इख्तियार कर लेते हैं। मूविंग ऑन, स्टेबिलिटी। कार्बन एटम की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है।
जैसा कि आपको पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड ये 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेता है। तो इस तरह से इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है एंड एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल हो जाती है। जब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है तो ये किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इस तरह से ये ज़्यादा स्टेबल है, या 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ये सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए बहुत सूटेबल एटम है। देन रिंग्स एंड ब्रांचेस, कार्बन एटम अदर एटम्स के साथ, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ या फिर किसी और एटम के साथ, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके खुद को इस तरह से अरेंज कर लेता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रांच चेन्स, अनब्रांच चेन्स या रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स। डायग्राम्स में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कार्बन एटम कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनब्रांच चेन्स। इस डायग्राम को देखें तो हर कार्बन एटम 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है। फर्स्ट कार्बन एटम को देखें तो इसने 3 कोवलेंट बॉन्ड्स हाइड्रोजन एटम्स के साथ एंड 1 कोवलेंट बॉन्ड कार्बन एटम के साथ बनाया है। सेकंड कार्बन एटम को देखें तो इसने 2 कोवलेंट बॉन्ड्स हाइड्रोजन एटम्स के साथ एंड 2 कोवलेंट बॉन्ड्स कार्बन एटम्स के साथ। तो इस तरह से करके सारे कार्बन एटम्स 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना के खुद को इस तरह से अरेंज कर रहे हैं कि एक लॉन्ग चेन बन रही है, अनब्रांच चेन बन रही है। सेकंड डायग्राम को देखें तो रिंग स्ट्रक्चर, इसमें भी हर कार्बन एटम 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है। इस कार्बन एटम को देखें तो इसने 1 कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन एटम के साथ, 1 कोवलेंट बॉन्ड कार्बन एटम के साथ एंड यहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड दूसरे कार्बन एटम के साथ। इस डबल कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे होंगे। अगर हम इस कार्बन एटम को देखें तो इसने भी 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं, 1 कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन एटम के साथ, 1 कोवलेंट बॉन्ड कार्बन एटम के साथ और यहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड दूसरे कार्बन एटम के साथ। तो इस तरह से करके हर कार्बन एटम 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना के खुद को एक रिंग टाइप के स्ट्रक्चर में अरेंज कर रहे हैं। देन ब्रांच चेन्स, सेम इसी तरह बिल्कुल हर कार्बन एटम यहाँ पे भी 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है। सेंट्रल कार्बन एटम को देखें तो इसने 4 कोवलेंट बॉन्ड्स कार्बन एटम्स के साथ बनाए हैं। अगर हम इस कार्बन एटम को देखें तो इसने भी 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं, 3 कोवलेंट बॉन्ड्स हाइड्रोजन एटम के साथ एंड 1 कोवलेंट बॉन्ड कार्बन एटम के साथ। तो इस तरह से हर कार्बन एटम 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना के खुद को एक अनब्रांच चेन के स्ट्रक्चर में अरेंज कर रहा है। तो ये भी कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है। कार्बन की इस प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लार्ज वैरायटी अवेलेबल होती है। मूविंग ऑन, कॉम्बिनेशंस। कार्बन एटम सिर्फ कार्बन या हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड नहीं बनाता बल्कि अदर एलिमेंट्स के साथ, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर के साथ भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कंपाउंड्स बनाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इतनी लार्ज वैरायटी अवेलेबल है। तो ये भी कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि कार्बन डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कंबाइन करता है। देन CH बॉन्ड, एज यू नो कि कोवलेंट बॉन्ड में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होती है एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। लिहाजा कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होगा वो हमारे पास रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है। CH बॉन्ड ब्रेक होने पे एनर्जी रिलीज होती है जो कि डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में यूज़ होती है। देन ग्लाइकोसाइड लिंकेज। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम की आपस में एसोसिएशन को ग्लाइकोसाइड लिंकेज कहते हैं। या हम सिंपली इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम कार्बोहाइड्रेट्स में कंबाइन करते हैं, उसी को ग्लाइकोसाइड लिंकेज कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन एंड ऑक्सीजन की एसोसिएशन की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स में स्टेबिलिटी आती है। ग्लाइकोसाइड लिंकेज दो मोनोसैकेराइड्स के बीच में होता है। ग्लाइकोसाइड लिंकेज में होता क्या है कि एक मोनोसैकेराइड से कार्बन एटम दूसरे मोनोसैकेराइड के कार्बन एटम से बॉन्ड बनाता है वाया ऑक्सीजन एटम। इस डायग्राम में मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ तो आपको मज़ीद क्लियर होगा। यहाँ पे 2 अल्फ़ा डी ग्लूकोज गिवन है, यहाँ पे कार्बन एटम है एंड यहाँ पे भी कार्बन एटम है।
अब ये दो कार्बन एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसी को ग्लाइकोसाइड लिंकेज कहते हैं या फिर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कहते हैं। यहाँ पे दो बीटा डी ग्लूकोज गिवन है, इसमें भी सेम इसी तरह यहाँ पे कार्बन एटम है, यहाँ पे कार्बन एटम है, एंड ये दो कार्बन एटम आपस में लिंक कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एटम। और इसको भी हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोसाइड लिंकेज। मूविंग ऑन, पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड जब कंबाइन करते हैं या आपस में लिंक करते हैं तो कार्बन एटम नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करता है, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इस पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्बन एंड नाइट्रोजन के कंबाइन करने से प्रोटीन बनते हैं। एंड ऑब्वियसली यू नो कि प्रोटीन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। डायग्राम की तरफ चलते हैं। इस डायग्राम में आपको देखने से आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा कि यहाँ पे देखें तो एक OH बॉन्ड, एक OH एंड हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन करके H2 बना रहे हैं, और ये यहाँ पे कार्बन एंड नाइट्रोजन पीछे बच जाते हैं, तो कार्बन एंड नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और ये जो बॉन्ड इन दोनों के बीच बनेगा ये होगा पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे ये देखें ब्लू लाइन में आपको नज़र आ रहा होगा, इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, जो कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम आपस में बनाएंगे। देन मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बिग इन साइज होते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, उनको हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन्स वगैरह। मैक्रोमॉलिक्यूल्स जनरली जो हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, जिसकी वजह से ये सेल स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए सूटेबल हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स जब ब्रेक होते हैं तो हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स वो देते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, जो कि हमारे पास एक एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ होते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे पास सोर्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हैं। एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बनाने में कार्बन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। कार्बन मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाने में भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको दिखाया कि कार्बन डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनाता है, लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन, रिंग टाइप स्ट्रक्चर, तो वो बेसिकली मैक्रो मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। देन मूविंग ऑन, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, इनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली ऐसे मॉलिक्यूल्स जो जिनका साइज़ छोटा होगा, जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स वगैरह हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी से, ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ होते हैं। वाई? क्योंकि ये जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, और ये जब ब्रेक होंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी, जो कि डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये एनर्जी सेलुलर मेटाबॉलिज्म में यूज़ होती है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस में भी कार्बन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो ये थी कार्बन की प्रॉपर्टीज़, जिनकी वजह से कार्बन एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन हो या फिर आपको कहीं से समझ ना आई हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।